स्टडी है। इसमें हमने किया ये था कि चैप्टर नंबर 1, मैंने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे जोड़ के एक सवाल में इकट्ठे कर दिए थे, ताकि आप एक सवाल करें और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की कंप्लाइंस है। सवाल को पढ़ लेते हैं। उसामा मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एक मीडियम साइज एंटिटी है इन द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर, और उसने आपकी फर्म को अपॉइंट किया है कि और आके हमारा ऑडिट करो। Engagement must comply with ISA 200 and other applicable standards. As the lead auditor, you are tasked with ensuring that FS provides a true and fair view, और कॉन्सेप्ट्स जो हैं अकाउंटेबिलिटी के, स्टीवर्डशिप के, वो सारे के सारे मौजूद रहें। The following critical issues have arisen during the audit. मैनेजमेंट ने डिले की हैं। मैनेजमेंट हैज डिलेड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स साइटिंग द नीड फॉर फाइनल इंटरनल रिव्यू। उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से हम इसको डिले करेंगे। दिस रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स। एडिशनली सीईओ ने आर्ग्यू किया है कि भाई वो एक प्राइवेट एंटिटी है, तो सामा डज नॉट ओ द सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। उनको लगता है कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है और इसकी वजह से जो है वो जो कंपनी है वो ज्यादा लायबल नहीं है या अकाउंटेबल नहीं है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, क्योंकि वो प्राइवेट है। पब्लिक में ज्यादा मसले होते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि कंपनी की इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ शेयर होल्डर रिसोर्सेज हाउएवर इनकंसिस्टेंसीज है, और कंपनसेशन में जहां पे बिजनेस डेवलपमेंट को क्लासिफाई किया गया है एज पर्सनल ट्रैवल कॉस्ट। These findings raise concerns about management stewardship and adherence to the obligation. One of the senior auditor of the team has a close personal rishta with Osama executive. This relationship was disclosed only after the audit began, raising a potential threat to independence. Audit committee expressed concerns. तो एक केस स्टडी टाइप सवाल जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल किया। अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है कि 4 लाख रुपए से अंडरस्टेटमेंट है इन एक्रूड लाइबिलिटीज, जो कि 2% है ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, बट पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द क्रेडिटर असेसमेंट ऑफ उसामास फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है। मैनेजमेंट डिसमिस्ड। मैनेजमेंट को लगा कि ये इमटेरियल है एंड प्रपोज्ड लीविंग द एडजस्टमेंट अनकरेक्टेड, आर्गुइंग कि भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं करेगी। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो रिलायंट हैं ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट इंटेग्रिटी ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। चैलेंजेस वर एनकाउंटर्ड इन अप्लाइंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। जनाब इसकी कमी तो ये भी आ गया। मैनेजमेंट कौन है, क्राइटेरिया, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि अंडर एसएससीबी रिक्वायरमेंट उसामा मस्ट कंडक्ट अ कॉस्ट ऑडिट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। दे जनाब कॉस्ट ऑडिट भी आ गया, क्योंकि ये भी जरूरी है। एज स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑलरेडी रिव्यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिफ्यूज टू प्रोवाइड डिटेल रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग डिसीजंस हो रही हैं। तो एक लंबा सा सवाल, और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, अगर आप लोग सवाल दे के डर गए हैं तो आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपने उसके मुताबिक इस सवाल को रीड करना था। जैसे कहता है, एज द लीड ऑडिटर evaluate द above issues and provide your professional assessment on of how they impact the audit process। कोई ओपिनियन, कोई रिपोर्ट, किसी भी चीज के ऊपर आपने नहीं जाना। द अलाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट विद अकाउंटेबिलिटी, स्टेवर्डशिप एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता दें, स्टेवर्डशिप के बारे में बता दें, और जो इंडिपेंडेंस पॉलिसीज है उनके बारे में बता दें। अब देखा जाए तो इस सवाल के अंदर, अगर मैं सवाल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊं जिससे चीजें आपको मजीद क्लियर होगी। जो ऑब्जेक्टिव होता है, समझते हैं जरा चैप्टर नंबर 1 को इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में।
जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का एज पर आइजा दोस्तों, वो क्या था? वो ये था कि हमने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देनी है, उसमें किसी भी तरह की कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। और उस चीज के अंदर हमारे पास तीन सब कॉन्सेप्ट्स आते थे: अकाउंटेबिलिटी, स्टूवर्डशिप, इंडिपेंडेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि अगर कोई सवाल रेज होता है तो मैनेजमेंट ने उसका जवाब देना, यानी कि डायरेक्टर्स जो हैं, मैनेजमेंट जो है, वो हमेशा अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। चाहे वो प्राइवेट एंटिटी ही क्यों ना हो, वो फिर भी अकाउंटेबल है। तो ये जो यहाँ पे बात की गई है कि चूंकि हम लोग पब्लिक में नहीं है, प्राइवेट है, तो हमारी सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये बात टेक्निकली गलत है। ये बात उसको नहीं करनी चाहिए थी। ये बात गलत है, उसको नहीं करनी चाहिए थी। फिर स्टेवर्डशिप। स्टेवर्डशिप ये था कि आपने कंपनी के एसेट्स को कंपनी के लिए ही इस्तेमाल करना है और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और जो डायरेक्टर्स है वो ड्राइविंग फोर्स है। अब अगर आप मिस क्लासिफाई कर देंगे एक ट्रैवल एक्सपेंस को, अब लगेगा तो यही कि यार ये डायरेक्टर ने अपने रोल में आके चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो अगर ऐसा है, डायरेक्टर ने अपना कोई खर्चा कंपनी के खाते में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि उसने ब्रीच की है अपनी जिम्मेदारियों से, जो कि वो स्टीवर्डशिप बेसिकली क्या था कि डायरेक्टर्स के पास सारे एसेट्स का कंट्रोल है और वो ही सबको देखेगा। तो अगर मिस क्लासिफिकेशन हो रही है किसी पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंस की एज बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर अपने जो फिड्यूशरी रोल से बाहर आ गया। अब उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसने अपनी स्टेवर्डशिप की जो ऑब्लिगेशन थी उसको ब्रीच कर दिया। फिर इंडिपेंडेंस। जो सीनियर ऑडिटर का क्लोज रिश्ता है उसामा के साथ, वो इंडिपेंडेंस को हॉन्ट करेगा एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 247। उसके लिए हमें सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे। ये बात हमें समझ आई। फिर कहता है एप्लीकेशन बताएं इस सवाल में मटीरियलिटी की, ट्रू एंड फेयर व्यू की और एश्योरेंस के लेवल्स की। अगर आप गौर करें ना, तो हम टॉपिकल सीक्वेंस में आ रहे हैं। पहले हमने बात की बेसिक, उसकी ऑब्जेक्टिविटी की, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, इंडिपेंडेंस, और अब बात करने लगे हैं मटीरियलिटी की। अच्छा, मटीरियलिटी के लिए हमारे पास एक अमाउंट गिवन थी 4 लाख। जरा आप इस चीज को दोबारा देखते हैं। कहता है ₹4 लाख अंडर स्टेटमेंट इन एक्रूड लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई, जो कि 2% है टोटल लाइबिलिटीज का, मगर पोटेंशियल रखती है कि वो क्रेडिटर की जो असेसमेंट है उसको चेंज कर सके। दिखने में स्मॉल है, क्वांटिटेटिवली स्मॉल है, मगर क्वालिटी वाइज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती है। तो हमें पता है कि मटीरियलिटी को हम सिर्फ क्वांटिफिकेशन के साथ डील नहीं करते, उसको क्वालिटी का एस्पेक्ट भी साथ देते हैं। तो यस, ये बात भी उसने सही नहीं की कि ये बस ठीक है 2% है तो कहानी खत्म होगी। नहीं, ये बेशक क्वांटिटी में कम है मगर क्वालिटी में उतनी ही खास है, उतनी ही स्ट्रांग है। तो ये चीज मटीरियल बन सकती है। फिर ट्रू एंड फेयर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ट्रू एंड फेयर व्यू हमें क्या कहती है? हमें ट्रू एंड फेयर व्यू कहती है कि अकाउंट सच्चे होने चाहिए, सुथरे होने चाहिए, और उसमें किसी भी तरह की गलती क्लासिफिकेशन वाइज में नहीं होनी चाहिए। जितने भी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको बताएं कि इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट भी जो है वो आपकी रिपोर्ट को खराब नहीं करेंगे। फिर अश्योरेंस लेवल। अब ऑडिटर बेसिकली रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब कहानी जा रही है अश्योरेंस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो ऑडिटर है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता। उसमें क्या मसले मसाइल हैं, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो आपने यहाँ पे लिख देनी थी। उसके बाद सवाल ने पलटी खाई और कहा कि स्केप्टिसिज्म और जजमेंट के बारे में बताओ, तो यहाँ पे आपने जस्ट डेफिनेशन लिख देनी थी। इस सवाल में जो स्केप्टिसिज्म के साथ पॉइंट हिट हो रहा है वो हो रहा है आखिर के ऊपर रिलेटेड पार्टी के साथ। ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई की है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जहां पे सेल्स प्राइस वाज सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट रेट्स। अब पूरे मिड में चैप्टर 11 टेस्ट नहीं किया, इस पॉइंट के साथ जोड़ के किया। इस पॉइंट के साथ जोड़कर किया कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमें नजर आ रही हैं बिलो द एक्चुअल प्राइस जो कि मार्केट में चार्ज हो रही है,
इसका मतलब है कि कंपनी उनको सस्ता दे रही है, कंपनी जो है वो नॉर्मल कोर्स से हट के डील कर रही है। और कंपनी अगर उसको जस्टिफाई कर रही है कि ये स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग डिसीजंस हैं, तो ये फजूल की जस्टिफिकेशन है। और मजे की बात ये कि पीछे कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया। फिर जजमेंट्स, इसी चीज को अगर मैं जजमेंट की निगाह से देखूं तो उनकी जजमेंट ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके ऊपर फिर उनको डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे, वो भी नहीं थी। तो जो सारी बातें रिलेटेड पार्टी की आपके दिमाग में आई, आपने यहाँ पे उठा के मेंशन कर देनी थी। फिर कॉस्ट ऑडिट, अब जहां पे वर्ड आ गया कॉस्ट ऑडिट, आपके जहन में फौरी तौर पे वो पैराग्राफ आना चाहिए था कि कॉस्ट ऑडिट जब हो तो कौन सी कंपनियां करवाती हैं, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, एसएससीपी की क्या कंप्लायंस है, वो सारी बातें आपने लिख देनी थी। और एंड के ऊपर आपसे 5 एलिमेंट्स पूछे गए थे, वही 5 एलिमेंट्स जो अश्योरेंस एंगेजमेंट के होते हैं, वो आपने इस सवाल में से निकाल देना था कि थ्री पार्टी कौन सी है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, क्राइटेरिया कौन सा है, एविडेंस और अश्योरेंस रिपोर्ट। बेसिकली एक सवाल, चैप्टर नंबर 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट, और चैप्टर नंबर 1 एक्सेप्ट वो जो आईफैक आईएफ वो जो कहानियां हैं कि स्टैंडर्ड कैसे बनता है, आईफैक का रोल क्या है, वो जो फजूल कहानी है, उनको साइड पे करके कंप्लीट एक बड़ा हैवी सवाल बन जाता है, जो कि आपको करना चाहिए था और तगड़ा करना चाहिए था।